Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about Hirschsprung's disease. So before starting this disease I want to tell you a story. So just remember that story and आपको इससे बहुत easy होगा इस topic को understand करने में. So the story is that कि a baby has born, a newborn baby has born who is very healthy, crying immediately. So their family is so happy. But what happened? After 3 days has passed, baby still not passed meconium. You know meconium is the first baby stool. ठीक है ना. So baby ने stool अभी तक पास नहीं किया and abdomen क्या होने लगा है, distended हो रखा है. And for that reason mother जो है वो डॉक्टर के पास आती है and doctors worried कि मतलब यहाँ पे कहाँ पे obstruction है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है. So for that बेबी को बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है. एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हर्शस्प्रंग्स डिजीज. सो देखो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, हर्शस्प्रंग्स डिजीज इट इज ऑल्सो नोन एज कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगाक्लोन. मतलब क्या है, मतलब ये है, देखो सिंपली हम बोले तो जो हमारा दिस इज ये इमेज बहुत छोटा है जो आपको नहीं दिख रहा होगा एंड बड़ा इमेज में लाना भूल गए, ठीक है. सो देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज आर जीआईटी सिस्टम, ठीक है. एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे गैंग्लियोन गैंग्लियोनिक है, ठीक है ना. सो गैंग्लियोन है एंड बिकॉज ऑफ डेट क्या हो रहा है, प्रॉपरली पेरिस्टाल्सिस हो रहा है ना, पेरिस्टाल्सिस हो रहा है ना प्रॉपरली. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इन हर्शस्प्रंग्स डिजीज में क्या होता है, लेट्स सपोज इस पार्ट में क्या हुआ, इस पार्ट में जो गैंग्लियोन नर्व्स है वो क्या हो गया है, अब्सेंट हो गया है. तो आप खुद सोचो यहाँ पे गैंग्लियोन्स है, यहाँ पे गैंग्लियोन अब्सेंट हो गया है. तो इस पार्ट में जब गैंग्लियोन अब्सेंट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो पेरिस्टाल्सिस है, जो रिलैक्सेशन है वो क्या होगा, अब्सेंट हो जाएगा. तो ये पार्ट में जब पेरिस्टाल्सिस नहीं होगा तो जो भी हमने फूड खाया वो यहाँ से यहाँ तक आएगा और वो आगे नहीं जा पाएगा. आगे नहीं जा पाएगा तो सारा का सारा फूड कहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, इसके प्रॉक्सिमल में, जहाँ पे भी गैंग्लियोन अब्सेंट है उसके जस्ट प्रॉक्सिमल में वो सारा का सारा फूड क्या होने लग जाएगा, एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, ठीक है ना. एक्यूमुलेट होने लग जाएगा तो धीरे 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 क्या होगा, यहीं पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा. स्टूल अच्छे से पास नहीं, तो स्टूल बाहर नहीं आएगा, स्टूल बाहर नहीं आएगा, मेकोनियम पास नहीं होगा बेबी में. प्लस यही सारा यहीं पे खट्टा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, बेबी को एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी होगा, ठीक है ना. सो बेसिकली दिस हर्शस्प्रंग्स डिजीज क्या है, गट मोटिलिटी डिसऑर्डर है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल गट मोटिलिटी डिसऑर्डर. सो अगर एग्जाम में आता है कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल गट मोटिलिटी डिसऑर्डर, सो दैट इज द हर्शस्प्रंग्स डिजीज एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगाक्लोन. ऐसे नहीं बोलना एग्जाम में कि यार हर्शस्प्रंग्स डिजीज तो दे ही नहीं रखा, हो सकता है वो हर्शस्प्रंग्स डिजीज की जगह दूसरा नाम क्या लिख दे, दैट इज कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगाक्लोन, है ना. सो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कंजेनाइटल है मतलब ड्यूरिंग बर्थ से है ये प्रॉब्लम, ए गैंग्लियोनिक मतलब कि गैंग्लियोन क्या है, अब्सेंट है, ए गैंग्लियोनिक. एंड बिकॉज ऑफ अब्सेंट ऑफ गैंग्लियोन जो कोलोन है वो क्या हो गया है, इनलार्ज हो गया है. वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर वेरी वेल कि ये जो कोलोन है वो क्या हो गया है, इनलार्ज हो गया. दिस इज द नॉर्मल कोलोन, ठीक है. बट यहाँ पे जो कोलोन है ना वो इनलार्ज हो गया है एंड इसका जो डिस्टल वाला पार्ट है ना वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रखा है, दैट इज श्रंक हो रखा है ना. तो वो श्रंक क्यों हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैंग्लियोन अब्सेंट है. तो गैंग्लियोन अब्सेंट है, यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रहा है, ठीक है. एंड सो इसके प्रॉक्सिमल में सारा का सारा स्टूल इकट्ठा हो गया है. सो बिकॉज ऑफ दैट ये पार्ट क्या हो गया है, स्वेलन हो गया है, मेगाक्लोन हो गया है. एंड इसके डिस्टल वाला पार्ट क्या हो गया है, श्रंक हो गया है. सो what is Hirschsprung's disease? It is the absence of ganglions in some mucosal and mesenteric plexus of intestine. कोई सा भी पार्ट में हो सकता है, बट द मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पोर्शन इज द रेक्टोसिग्मोइड. यू नो दिस इज आर असेंडिंग कोलोन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन, दिस इज डिसेंडिंग कोलोन एंड दिस इज द सिग्मोइड एंड दिस इज द रेक्टम. यू नो वेरी वेल, है ना, पार्ट ऑफ आर इंटेस्टाइन. सो ये हमारा सिग्मोइड है एंड दिस इज द रेक्टम है. सो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पोर्शन कौन सा होता है, दैट इज द रेक्टोसिग्मोइड कोलोन. जो ये जंक्शन है ना, रेक्टोसिग्मोइड कोलोन इज द मोस्ट अफेक्टेड पोर्शन. उसके अलावा कहीं पे भी हो सकता है बट दिस इज द मोस्ट अफेक्टेड पोर्शन. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल गट मोटिलिटी डिसऑर्डर. सेकेंड क्वेश्चन क्या हो रहा है इसमें हो रहा है ए गैंग्लियोनिक, मतलब जो गैंग्लियोन है वो अब्सेंट है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो मेगा हो गया है, इनलार्ज हो गया है, स्वेल्ड हो गया है एंड जो डिस्टल पार्ट है वो श्रंक हो गया. थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पोर्शन दैट इज द रेक्टोसिग्मोइड कोलोन. अंडरस्टूड? ओके.
सो क्या हुआ यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियंस इन द सबम्यूकोजल एंड मायोट्रिक प्लेक्सस ऑफ इंटेस्टाइन, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट जो पेरिस्टालसिस है वो एब्सेंट हो जाएगा। एंड पेरिस्टालसिस जब एब्सेंट होगा तो क्या होगा, मैंने बताया भी, प्रोक्सिमल कोलोन जो है वो स्वेल हो जाएगा, एंड जो रेक्टम है मतलब कि जो डिस्टल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, श्रंक हो जाएगा। ठीक है, सो ऑफ कोर्स सारा का सारा स्टूल यहीं पे एक्यूमुलेट हो गया, स्टूल बाहर नहीं आएगा तो बेबी को मिकोनियम पास नहीं करेगा। सो दैट इज द फर्स्ट क्लिनिकल फीचर सीन इन द न्यूबॉर्न। ठीक है ना, तो अगर बेबी बॉर्न हुआ है, आइडियली विद इन 24 to 48 आवर्स में बेबी को स्टूल, बेबी को मिकोनियम पास करना है। बट अगर 48 आवर्स से ज्यादा हो गया है and baby still not pass meconium, then what's in your mind? Your mind will say it may be हर्शस्प्रंग्स डिजीज हो सकता है बेबी को। ठीक है, ओके। सो इसमें ना ये इमेज वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इमेज, दिस इज द एक्सरे है ना, कॉन्ट्रास्ट एनिमा दिया है बेबी को और बेरियम एनिमा बोल सकते हो आप। उसमें ना आपको ऐसे ट्रांजिशन जोन दिखेगा। ट्रांजिशन जोन का मतलब क्या है कि देखो ये पार्ट क्या है, पूरा स्वेल्ड हो रखा है, दिख रहा है आपको, पूरा स्वेल्ड हो रखा है, एंड ये पार्ट क्या है, श्रंक हो रखा है। तो मैंने बताया ना यहाँ पे हमारा क्या है, एक गैंग्लियोनिक है, इस पार्ट में गैंग्लियन एब्सेंट है तो पेरिस्टालसिस नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर वाले पार्ट में सारा का सारा स्टूल एक्यूमुलेटेड है, एंड डिस्टल पार्ट क्या हो रखा है, श्रंकिन हो रखा है। सो दैट इज द प्रोक्सिमल बोवेल डायलेटेड एंड डिस्टल बोवेल नैरो होगा इन द कॉन्ट्रास्ट एनिमा में। ठीक है, बट द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड जिससे हम डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे दैट इज द रेक्टल बायोप्सी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू आ रखा है कि हर्शस्प्रंग्स डिजीज का कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक मेथड और गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड क्या है, दैट इज द रेक्टल बायोप्सी। रेक्टल बायोप्सी में क्या दिखेगा, रेक्टल बायोप्सी में दिखेगा गैंग्लियन सेल्स क्या है, एब्सेंट है इन योर सबम्यूकोजल एंड मायोट्रिक प्लेक्सस जो है उस लेयर में, ये जो गैंग्लियन सेल्स है वो क्या हो रखे हैं, एब्सेंस हो रखे हैं। दैट विल बी सीन इन द रेक्टल बायोप्सी रिपोर्ट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि इन दैट बेबी को क्या होगा, बेबी को मिकोनियम पास नहीं होगा। सो डिले पैसेज ऑफ मिकोनियम, लाइक आफ्टर 48 आवर्स हो गए हैं स्टिल बेबी को मिकोनियम पास नहीं होगा। एंड और मैंने क्या बताया था, बेबी का जो एब्डोमेन है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंडेड हो जाएगा। सो एब्डोमिनल डिस्टेंडेड होगा, प्लस उसके साथ बेबी को क्या हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकता है। सो सारा में न्यू बॉर्न में हमारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा। सो बिलियस वॉमिटिंग होगी, एंड अगर स्टूल पास भी होगा तो सिर्फ रिबन लाइक और पिलेट लाइक बहुत गंदा वाला स्मेल होगा, फॉल स्मेलिंग स्टूल होगा। ठीक है ना, एंड इन द चिल्ड्रन देयर इज क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है ना, एंड ऑफ कोर्स क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होगा तो बेबी कम खाएगा, है ना, कम खाएगा, बेबी का वेट, बेबी का हाइट अच्छे से नहीं बढ़ेगा, तो ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है, फेलियर टू थ्राइव भी हो सकता है ना। बट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो हम डायग्नोसिस में करते हैं दैट इज ब्लास्ट साइन देखने को मिल सकता है। ब्लास्ट साइन में क्या होगा, ब्लास्ट साइन में होगा कि हम जब अपना क्या बोलते हैं फिंगर को हम अंदर डालेंगे इन द रेक्टम, तो आपको फील होगा कि वहां पे कुछ भी स्टूल नहीं है, रेक्टम इज एम्प्टी। बट जैसे ही आप अपना फिंगर बाहर करोगे तो स्टेज ब्लास्ट ऑफ स्टूल, स्टूल एकदम से एक्सप्लोसिव होके बाहर आएगा, एंड इस स्टूल कैसा होगा, बहुत ऐसा फाउल स्मेलिंग होगा। सो दैट इज नोन एज ब्लास्ट साइन। सो रेक्टम इज एम्प्टी, बट व्हेन फिंगर रिमूव, जब आपने फिंगर रिमूव किया, सो देयर विल बी सडन एक्सप्लोसिव discharge of foul smelling stool and this is known as blast sign। ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे पूरा ये क्या बोलते हैं, स्वेलन है हो रखा है, यहाँ पे पूरा स्टूल भरा हुआ है, रेक्टम पूरा एम्प्टी है। तो आपने हैंड अंदर फिंगर इंसर्ट किया तो आपको रेक्टम एम्प्टी लग रहा है, बट जैसे ही आप फिंगर को बाहर करोगे तो ये वाला जो यहाँ पे जो स्टूल इकट्ठा है ना, एक्यूमुलेटेड है, वो भी एकदम से बाहर आएगा एक्सप्लोसिव होके, एंड यहाँ पे ये बहुत दिनों से यहाँ पे स्टूल भरा हुआ है ना, तो ऑफकोर्स फॉल स्मेलिंग होगा। ठीक है, सो दैट इज द ब्लास्ट साइन। एंड इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन में हमारा एंटीरोकोलाइटिस और इवन बॉवेल परफोरेशन, शॉक, इवन डेथ भी हो सकती है ना, अगर टाइमली मैनेज नहीं किया। ठीक है, सो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे सपोज यहाँ पे गैंग्लियन नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है हमारे इंटेस्टाइन का, ये वाला पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे एंड यहाँ से इसको जोड़ देंगे, सिंपल है। सो दैट इज द सर्जिकल रिपेयर, है ना। बेसिकली ट्रीटमेंट में सर्जरी ही है ना। सो मोस्टली ट्रीटमेंट में क्या होता है, सर्जरी ही होती है इनकी। सो सर्जरी में हम क्या करेंगे, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट एंड पुल थ्रू करके उसको दोनों को एनास्टोमोसिस कर देंगे। सो दैट इज द ट्रीटमेंट। ठीक है ना। बट जब हम सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट करेंगे एंड पुल थ्रू करके जोड़ेंगे फॉर
टेम्परेरी पर्पस के लिए हमें कोलोस्टोमी क्रिएट करना होगा, है ना। सो टेम्पररी हमें कोलोस्टोमी करना होगा बेबी को, ठीक है। सो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा जो नर्सिंग रोल, दैट इज आर कोलोस्टोमी केयर हमें करना है पेशेंट को। सो कोलोस्टोमी केयर के लिए हमारा जो हेल्दी कोलोस्टोमी कैसा होना चाहिए, हेल्दी कोलोस्टोमी शुड बी रेड और पिंक, रेड और पिंक मॉइस्ट होना चाहिए, रेड और पिंक मॉइस्ट, दैट इज द हेल्दी, है ना। सो नो वरी, दैट इज द हेल्दी कोलोस्टोमी। बट अगर डार्क रेड कलर का हमारा कोलोस्टोमी दिख रहा है, इट मीन्स देयर इज सम ब्लीडिंग हो रहा है ना, सो ये एबनॉर्मल है। अगर बहुत ड्राई है, मतलब डिहाइड्रेटेड है बच्चा, है ना, सो डिहाइड्रेशन की वजह से ड्राई हो सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर क्या बोलते हैं, अगर ब्लू कलर का स्टोमा है, मतलब कि साइनोसिस हो रखा है, ठीक है ना। और अगर प्यूरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है स्टोमा साइड से, इट मीन्स कि क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि हमने ये तो कर दिया, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट एंड पुल थ्रू करके हमने उसको जोड़ दिया, सो इसके नाम होते हैं, ऑफ कोर्स सर्जरी के नाम होते हैं। सो देयर इज वेरियस नेम, यू हैव टू रिमेंबर दैट नेम, द हर्शस्प्रंग सर्जिकल प्रोसीजर्स नेम, दैट इज स्वेंसन प्रोसीजर। तो स्वेंसन प्रोसीजर में कुछ नहीं करते हैं, जस्ट हमने क्या किया, जो भी ए गैंग्लियोनिक पार्ट है उसको रिमूव कर दिया और पुल थ्रू करके हमने रेक्टम से उसको एनास्टोमोस्ट कर दिया, जोड़ दिया, एंड टेम्परेरी हमने कोलोस्टोमी किया था। सो दैट इज द स्वेंसन प्रोसीजर। सुआवे प्रोसीजर में क्या करते हैं कि वहाँ पे ना हम म्यूकोजा, रेक्टम को पूरा रिमूव नहीं करते, जस्ट म्यूकोजा को जस्ट रिमूव करते हैं, एंड जो मस्कुलर कफ है उसको प्रेजेंट रहने देते हैं, तो जस्ट म्यूकोजा वाले पार्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है ना। एंड डुहामेल प्रोसीजर में क्या करते हैं कि जो नॉर्मल कोलोन है उसको हम रेक्टम से पीछे, रेक्टम के पीछे से लाके, जो नॉर्मल कोलोन है उसको रेक्टम के पीछे से लाके जोड़ देते हैं ना। सो दैट इज द प्रोसीजर डुहामेल। सो ये हमारा डिफरेंट प्रोसीजर है, स्वेंसन, सुआवे एंड डुहामेल प्रोसीजर। यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, मे बी इन द एग्जाम वो आपसे पूछ सकते हैं कि विच प्रोसीजर इज डन इन हर्शस्प्रंग्स डिजीज, एंड उसमें से कोई भी एक नेम दे देगा एंड अदर नेम कुछ और होगा, तो यू हैव टू रिमेंबर कि यस दिस ऑल द प्रोसीजर दैट इज डन इन द हर्शस्प्रंग्स डिजीज, ठीक है। सो आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आया होगा, कुछ नहीं था, सिंपल था, बस एक वर्ड, दैट इज ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। वो बस गैंग्लियोन एब्सेंट है, उसकी वजह से प्रॉक्सिमल डायलेट हो गया है, डिस्टल हमारा क्या बोलते हैं श्रंक हो रखा है, बेबी का मेकोनियम पास नहीं हो रहा है, तो ऑफ कोर्स एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, ठीक है ना। जब एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा बिलियस वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लास्ट साइन आपको याद रखना है, एंड जैसे ही क्योंकि मेकोनियम पास नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स बेबी को खाने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद सोचो, यू जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, जब आपको 3 to 4 डेज से अगर आपको स्टूल पास नहीं होता है, तो ऑफ कोर्स आपको खाने का मन नहीं करता ना, ऐसा फीलिंग ऑफ फुलनेस होता है। सो बेबी में भी फीलिंग ऑफ फुलनेस होगा, तो बेबी भी कुछ नहीं खाएगा पिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, फॉर द बेस्ट।